फिजिक्स क्लास। लास्ट। और लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और फिर लॉगरिथम फंक्शन, जो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट होता है फिजिक्स के लिए, उनको हमने पढ़ा। अब अपन आज फिजिक्स में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और इस नए टॉपिक का नाम है वेक्टर। तो वेक्टर, सदिश हिंदी में इसे कहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फिजिक्स में। और जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से वेक्टर भी एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। वेक्टर के एप्लीकेशंस, वेक्टर की प्रॉब्लम्स, वेक्टर के जो बेसिक फंडामेंटल्स है उनका यूज हम फिजिक्स, पानी। बहुत सारे जो चैप्टर्स है उनमें हर जगह पे कहीं ना कहीं पे करेंगे। तो उस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। हमें बहुत ध्यान से, बड़ी तन्मयता से और बड़ी ही एकाग्रता से इसको समझते हुए देखना है। तो शुरू करते हैं आज नया चैप्टर, वेक्टर। वेक्टर हिंदी में इसे बोलेंगे सदिश। तो देखो क्या होता है वेक्टर। अब देखो फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। और फिजिक्स में ही कुछ ऐसी भी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटीज मतलब क्या, जैसे अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है इस नेचर की, उनको मेजर करने के लिए अपन कुछ चीजें डिसाइड करते हैं, उनको क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे मुझे कोई टेबल, उसकी लेंथ मेजर करनी है, मुझे रूम का टेम्परेचर मेजर करना है, मुझे किसी का मास मेजर करना है, मुझे किसी का वॉल्यूम मेजर करना है। तो ये सब चीजें क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। तो नेचर में या फिर इस पूरी साइंस में फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो दो तरह की होती है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन साइंस विच वी यूज। तो ये क्या है, टू टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देर आर टू टाइप्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटीज। तो दो तरह की क्या होती है, भौतिक राशियां होती है। दो तरह की भौतिक राशियां होती है। दो तरह की भौतिक राशियां होती है। राशियां होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है इसमें स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। यस, वेक्टर एंड स्केलर होती है, बिल्कुल सही आदित्य। और एक तो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। बहुत ही बेसिक से चैप्टर शुरू करने वाले हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर को हिंदी में अदिश बोलते हैं और इसे सदिश बोलते हैं। ठीक है, इनको डिफाइन करते हैं कि क्या होती है स्केलर और क्या होता है वेक्टर। सबसे पहले स्केलर की बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होता है जिसमें हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल केवल मैग्नीट्यूड अगर हो तो भी उस क्वांटिटी को हम काम में ले सकते हैं, उसका एप्लीकेशन हम ले सकते हैं। जैसे इसमें अपन लिखेंगे स्केलर क्वांटिटीज में दोज क्वांटिटीज विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। दोज क्वांटिटीज, दोज quantities which only has, which only have magnitude but no direction, only have magnitude but no direction। ठीक है, तो वो क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, होती है स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या हो जाएगा, वे क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अपन एग्जांपल लेंगे इनके। वेक्टर क्वांटिटीज का डेफिनेशन, those quantities which have both magnitude and direction, magnitude and डायरेक्शन। तो दोनों जिसमें होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, और जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें हिंदी में लिख देता हूं, वे राशियां जिनमें केवल क्या होता है,
जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। तो ये तो होती है स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटीज वे राशियां जिनमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं, दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगी। अब देखो स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स लेता हूं मैं। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल में जैसे मास हो गया, तो मास जो है, द्रव्यमान जो है, उसमें केवल आपको 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो ऐसे ही बातें आपको सुनने को मिलेगी। कोई आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि एक्स डायरेक्शन में मास, वाई डायरेक्शन का मास, जेड डायरेक्शन का मास, इस तरह का कोई भी डिस्कशन हम आपके फिजिक्स में कहीं पे भी नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि मास के साथ कोई डायरेक्शन नहीं है। आप 1 किलो के यहाँ पे हो, छत पे चले जाओ तो भी 2 किलो, 1 किलो के रहोगे। साइड में चले जाओ तो 1 किलो करोगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं किस भी डायरेक्शन में जाओ, आपका मास चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप 1 किलो के तो 1 किलो ही है। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर की अपन क्या डायरेक्शन दिखा सकते हैं? जो टेम्परेचर होता है उसकी कोई डायरेक्शन दिखा सकते हैं क्या? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री? तो इनकी डायरेक्शन अपन दिखा ही नहीं सकते टेम्परेचर की। और देखो, जैसे लेंथ हो गया, तो लेंथ की क्या डायरेक्शन दिखाए? लेंथ लेंथ होती है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, लेंथ जो है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती है, जैसे वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गई, है ना, वॉल्यूम भी ले सकते हो। तो वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं है, डेंसिटी की भी कोई डायरेक्शन नहीं। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज होती है। जब जैसे जैसे अपन फिजिक्स पढ़ते जाते हैं, तो जैसे जैसे क्वांटिटीज आती रहती है, तो उनको अपन डिफाइन करते रहते हैं कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। लेकिन वेक्टर के एग्जाम्पल देखें तो वेक्टर के एग्जाम्पल में जैसे वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या हो गया? एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? जैसे मान लीजिए आप कोई शूटिंग कंपटीशन होता है ना, शूटिंग कंपटीशन। तो शूटिंग कंपटीशन में आप दर्शक बन के वहां पे देखने के लिए गए हो। अब जो शूटर है वो गोली चलाएगा निशाने के ऊपर। अब शूटर को ये पता है गोली मुझे निशाने की और लगानी है, और अगर शूटर को ये बोल दिया जाए तो गोली चला, निशाने पे लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर शूटर को ये बोल दे कि तेरे को डायरेक्शन का कोई सोचना ही नहीं है, तो गोली जिस डायरेक्शन में जाएगी, और गोली जहां पे भी जाएगी वो निशाने पे ही लगेगी। तो शूटर क्या करता है, आंख बंद करके अगर निशाना लगा दे तो गोली इधर भेजनी थी, हो सकता है वो ऑडियंस में किसी को भेज दे, तो ऑडियंस को गोली लग सकती है। तो यहाँ पे गोली की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में उसका मोशन होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी जो है एक तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स जो बल होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसे होता है इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप दो दोस्त हो, बहुत पक्के दोस्त हो, और कहीं पे कुल्लू मनाली घूमने गए हो। कुल्लू मनाली घूमने गए हो, आपका दोस्त एक यहाँ पे खड़ा है पहाड़ के किनारे पे, और आप उसके जस्ट पीछे खड़े हो। आपका दोस्त आपको बोलता है कि बचा दोस्त मैं गिरने वाला हूं, बचा दोस्त मैं गिरने वाला हूं, मुझे बचा ले, मुझे तू 10 न्यूटन का फोर्स लगा ले, मुझे 10 न्यूटन का फोर्स दे दे, मैं बच जाऊंगा। तो ये जो भाई साहब होते हैं वो सोचते हैं कि भाई 10 न्यूटन का फोर्स, तो अब ये 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ दे, तो ये दोस्त थोड़ा बचने की उम्मीद थी वही खत्म हो जाएगी और ये मर जाएगा। लेकिन 10 न्यूटन का फोर्स पीछे की ओर दे तो ये व्यक्ति बच सकता है। इसका मतलब क्या है? 10 न्यूटन जो लगाना है फोर्स, केवल 10 न्यूटन, खाली मैग्नीट्यूड से बात नहीं बनेगी कि 10 न्यूटन आगे की ओर धक्का दिया या पीछे की ओर धक्का दिया, उससे बात नहीं बनने वाली। यहाँ पे 10 न्यूटन आगे की ओर दिया तो आपका दोस्त मर सकता है, लेकिन 10 न्यूटन आपने पीछे की ओर दिया तो आपका दोस्त बच सकता है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन के साथ साथ डायरेक्शन की भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स के साथ किसी की जिंदगी बच सकती है तो किसी की जिंदगी खत्म भी हो सकती है, आपको अगर डायरेक्शन का ध्यान ना हो अच्छी तरह से। तो फोर्स भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अपन आगे और पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मोमेंटम, संवेग जिसे कहते हैं हिंदी में,
ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहते हैं। तो ये सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, और भी बहुत सारी स्केलर क्वांटिटी है। हम हर चैप्टर में जैसे जैसे हम नई नई फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते जाएंगे, नए नए चीजों को सीखते जाएंगे, वैसे वैसे हर क्वांटिटी को अपन वेक्टर और स्केलर में डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, चैनलाइज करते जाएंगे। तो ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे। वेक्टर के टाइप जो क्वांटिटीज है वो दो तरह की है, फिजिकल एंड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये हमें बेसिक डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में? अब मैंने आपको ये एप्लीकेशन भी बता दिया। वेक्टर जो क्वांटिटीज है उनको पढ़ना क्यों जरूरत है, क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर और स्केलर। इस चैप्टर में केवल और केवल अपन वेक्टर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो वेक्टर में और देखो क्या क्या बातें अपन को ध्यान में रहनी चाहिए। वेक्टर के अंदर सबसे पहली बात, ये मैग्नीट्यूड क्या भला है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसको हिंदी में परिमाण बोलते हैं, परिमाण। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, उस फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वही क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो वो स्केलर के अंदर भी हो सकता है और वेक्टर के अंदर भी हो सकता है। स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटीज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। ये हो जाएगा द न्यूमेरिकल वैल्यू, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। तो उस क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है ना, आंकिक मान, राशि का आंकिक मान, राशि का आंकिक मान, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 10 न्यूटन हो गया, तो 10 न्यूटन में ये जो 10 है ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया। 5 मीटर पर सेकेंड में 5 जो है वो क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक बहुत बढ़िया एक तरीका होता है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, है ना, क्योंकि वेक्टर अपने आप में बहुत स्पेशल है। तो वेक्टर को कैसे लिखा जाए, कॉपी में कैसे लिखा जाए, किताबों में कैसे लिखा जाए, तो यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सदिश का निरूपण, इसे लेते हैं, सदिश का निरूपण। हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर। तो देखो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या यूज करते हैं कि कोई अगर लेटर हो, जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी है, उसका सिंबल है, उस सिंबल के ऊपर क्या लगा देते हैं? हम एरो लगा देते हैं, एरो, है ना। तो ये एक तो तरीका होता है एरो ऑन सिंबल, एरो ऑन सिंबल। तो सिंबल के ऊपर एरो लगा के भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर एरो लगा देंगे। फोर्स है, तो फोर्स के ऊपर अगर हम एरो लगा देते हैं तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। और भी कोई दूसरी वेक्टर क्वांटिटी हो, एक्स वाई जेड, तो उसे अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे? उसका जो सिंबल है, सिंबल के ऊपर छोटा सा एरो लगाएंगे हम, उसे एज ए वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये तो होता है पहला मेथड, एरो ऑन ए सिंबल। जो दूसरा मेथड होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है कि आप उस लेटर को बोल्ड लेटर बना दो। जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उस वेक्टर क्वांटिटी को बोल्ड लेटर बना दीजिए, बोल्ड लेटर, मेकिंग सिंबल एज बोल्ड लेटर, मेकिंग सिंबल, सिंबल एज बोल्ड लेटर, बोल्ड लेटर। तो बोल्ड लेटर बना देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे फोर्स को अपन को वेक्टर क्वांटिटी की तरह शो करना है, तो फोर्स को बोल्ड लेटर बना दिया। या फिर वेलोसिटी को अपन वेक्टर क्वांटिटी की तरह शो करना है
तो वेलोसिटी को हमने क्या किया, बोल्ड लेटर की तरह बना दिया। तो ये दूसरा तरीका है कि अगर हम हमारे जो सिंबल है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, तो उनको बोल्ड लेटर में अगर रिप्रेजेंट करें हम, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर की तरह शो कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो बोल्ड लेटर के द्वारा भी वेक्टर से वेक्टर जो है रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अब ये वाला जो तरीका है एरो ऑन ए सिंबल, ये तो हम यूज करते हैं नोटबुक में, जो हमारी कॉपी होती है नोटबुक, जिसमें अपन चीजों को नोट करते हैं। नोटबुक में, कॉपी में नोट्स बनाते समय हमें सिंबल के ऊपर एरो वाला ही तरीका यूज करना है, क्योंकि हमारे लिए ये फिजिबल है। हम बोल्ड लेटर बनाए तो बार बार घिसो 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 टाइम लगता है, तो बोल्ड लेटर बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कंप्यूटर में जब टाइप करते हैं, कंप्यूटर में जो टाइपिस्ट होते हैं, जो बुक लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, तो उनको क्या है कि लेटर के ऊपर एरो बनाने के लिए एक्स्ट्रा कीज दबानी पड़ती है, लेकिन उनके लिए बोल्ड लेटर करना बहुत ज्यादा इजी होता है। तो ये जो बुक्स होती है, ज्यादातर बुक्स, क्योंकि बुक्स जो है वो कंप्यूटर लिखता है, कंप्यूटर में जो टाइपराइटर है वो लिखता है, तो उनके लिए बोल्ड लेटर करना थोड़ा फिजिबल होता है। तो आप ज्यादातर किताबों में देखोगे कि ये जो एरो एरो के ऊपर जो सिंबल के ऊपर एरो है, उसकी बजाय बोल्ड लेटर को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। जैसे एक फिजिक्स की बहुत ही अच्छी किताब है, यूएसएस, यूनिवर्सल सेल्फ एक्सप्लोरर, वहां पे बोल्ड लेटर्स यूज किए जाते हैं। तो आप ये चीज ध्यान में रखें। तो ये दो तरीके होते हैं, एक तो एरो होता है सिंबल के ऊपर, और दूसरा होता है किसी भी लेटर को बोल्ड लेटर बना देना। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, एक और तरीका होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्यामितीय निरूपण, यानी कि ज्योमेट्रिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोई भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसमें एक एरो से डिनोट कर देते हैं। ये जो एरो है ज्योमेट्रिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसे बोलते हैं एरो। एरो, इस एरो में इसे तो बोलते हैं टेल। ये तो होती है टेल, यानी कि जो पूंछ होती है, ये तो होती है टेल। और ये होता है हेड, यानी कि सिर। जो एरो होता है, जिस भी वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली एरो के द्वारा, तो उसमें एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। ठीक है, ये तरीका होता है ज्योमेट्रिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, क्या मतलब इस बात का, जैसे ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर फोर्स अगर लग रहा है मान लो, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो फोर्स आगे की तरफ लग रहा है या पीछे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एरो को यूज कर सकते हैं। जैसे ऊपर से नीचे की ओर भी लग सकता है ना फोर्स। तो ये सारे एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकली। इस ज्योमेट्री को जब ड्रॉ करना है, तो उसमें हमें फोर्स या फिर कोई दूसरी जितनी भी क्वांटिटीज है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एरो का यूज कर सकते हैं। ये मान लो कोई F1 फोर्स है, ये कोई F2 फोर्स है, तो ये सारे एरो क्या है, एक तरह से वेक्टर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह से हम एरो के द्वारा वेक्टर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसमें एक बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, ये क्या है कि इस एरो की जो लेंथ होती है, जो लेंथ होती है ना इस एरो की, ये जैसे यहाँ पे ये लेंथ जो होगी, मान लो ये तो है कोई फोर्स वेक्टर, और इसका जो लेंथ होगा, ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पे ये जो लेंथ है, इस लेंथ को अपन क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड के इक्वली लेंगे, मैग्नीट्यूड की तरह लेंगे। तो लेंथ ऑफ एरो जो होती है वो क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड होती है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर, लेंथ ऑफ ए वेक्टर एरो रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर की जो लेंथ होती है, उससे हमें क्या मिलता है,
उसका मैग्नीट्यूड मिलता है। ठीक है, इसको और इलोबरेट करके मैं समझाता हूं। जैसे एक एरो है मान लो 10 मीटर का और एक एरो है 5 मीटर का, है ना। ये तो एरो है मान लो 10 मीटर का, तो ये एरो जो बड़ा वाला है वो 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर सकता है, और जो 5 मीटर लेंथ वाला आपका एरो है ये 5 मीटर का है, तो ये शायद 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जो लेंथ ऑफ एरो होती है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ये बात हमें और ध्यान में रखनी है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, तो उसे रिप्रेजेंट हम किसके द्वारा कर सर एक सकते बार ये हैं? रिपीट करना, किसे? इसे जो लेंथ पीछे है, नहीं, पीछे वाले को, जो लेंथ होती पीछे है। वाला। और कौन सा पीछे वाला? ये देखो, जो लेंथ होती है ना, ये एरो यहाँ से यहाँ हाँ ये तक है, वाला। यहाँ से यहाँ तक है ना। ये लेंथ तो किस में मेजर करेंगे अपन? जो अपने प्लेन है, कॉपी है, या फिर हमारे जो नोटबुक होगी उसमें हम लेंथ किस में मेजर कर सकते हैं? हम लेंथ मीटर में मेजर कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो किस में है? न्यूटन है, मान लो मीटर पर सेकंड में है। तो अगर 10 मीटर कोई लेंथ है तो उसको मान लो अपन ने 10 न्यूटन के इक्विवेलेंट बना लिया। ये क्या होता है? यूनिट्स को, डायमेंशंस को इक्विवेलेंट करना, यानी कि 10 मीटर जो लेंथ है किसी कागज के ऊपर वो 10 न्यूटन फोर्स के अगर बराबर है, तो वहां पे अगर हम 5 मीटर का, अगर 5 मीटर का एरो ड्रॉ करेंगे तो वो 5 मीटर का एरो 5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये बड़ा वाला एरो अगर 10 न्यूटन का अगर है और इससे आधी लेंथ का अगर हम एरो बनाए तो ये 5 न्यूटन का हो जाएगा। और अगर इससे भी छोटा एरो बनाया जाए और, तो वो कितना हो जाएगा? हो सकता है 1 न्यूटन का भी हो जाए। तो ये हो सकता है 1 न्यूटन या फिर 2 न्यूटन, 2.5। कुछ भी हो सकता है। 2.5 हो सकता है, या फिर ये डिपेंड करेगा कि कितना है, आधा है, आधे से थोड़ा कम है, तो 2.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो कोई लेंथ जो है जिस प्रपोर्शन में कम हुई है उसी प्रपोर्शन में उस वेक्टर का जो एरो हम जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड भी कम हो जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि किसी भी एरो की लेंथ जो होती है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। द लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ वेक्टर एरो रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड। जो तीर है, तीर की लंबाई, जो तीर है, तीर की लंबाई उस सदिश के परिमाण को निरूपित करती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तीर की लंबाई, तीर की लंबाई सदिश का परिमाण देती है, सदिश का परिमाण देती है। ठीक है, तीर की लंबाई सदिश का परिमाण देती है, ये ध्यान में रखने की बात। क्लियर है ये चीज? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो यहाँ तक। कोई भी डाउट आपका, कोई भी प्रश्न, कोई भी बात समझ में नहीं आई तो यू कैन आस्क मी। अब आगे लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अच्छा, आगे एंगल लेने से पहले जैसे एक मैग्नीट्यूड के बारे में एक पॉइंट और ध्यान में रखना। मैग्नीट्यूड को जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, ये भी ध्यान रखना कि इसको निरूपित कैसे किया जाता है। किसी भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो वेक्टर क्वांटिटी है हमारी, उस वेक्टर क्वांटिटी के आगे और पीछे डंडा लगा देते हैं। आगे और पीछे जब डंडा लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। आगे एक लाइन और पीछे एक लाइन, ये मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके आगे डंडा लगा दो, पीछे डंडा लगा दो, आपका फोर्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके आगे डंडा, पीछे डंडा, तो इसका मतलब क्या है? आप उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि अब डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना। जैसे एक तो हो गया ये कि F जो है वो है कोई 10 न्यूटन इन x डायरेक्शन। ठीक है, x दिशा में कितना लग रहा है? कोई 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर मैं F के आगे और पीछे डंडा लगा दूं तो इसका मतलब क्या है? ये खाली 10 न्यूटन बन जाएगा
अब इसके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएशन नहीं है, केवल और केवल हम इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी की बात कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड जो है किसी भी वेक्टर का, वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हम उस वेक्टर क्वांटिटी का जो सिंबल है उसके आगे एवं पीछे डंडा लगा देते हैं, खड़ी लाइनें लगा देते हैं, इससे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। दिस इज हाउ वी डू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो ये चीजें ध्यान में रखना। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? आई होप सो, आई होप क्लियर है, यू गेट माई पॉइंट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ ताकि आपको नोट्स समझने में आसानी रहे। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। ये हो गया वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पे हमने सीखा। पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया स्केलर और वेक्टर में, और फिर आगे हम मैग्नीट्यूड वेक्टर और मैग्नीट्यूड में एक एग्जांपल लिया, उनको एरो में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसका एग्जांपल लिया। अब लेते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिशों के मध्य कोण, दो सदिशों के मध्य कोण। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अपन लेते हैं। समझिए इस बात को, क्या होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे दो कोई वेक्टर है, ये एक वेक्टर हो गया और ये कोई एक वेक्टर हो गया दूसरा। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, मान लीजिए दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, मान लो अपन इसे इन दोनों के बीच का एंगल बोल देते हैं, और ये कोई हो जाता है मान लो 60 डिग्री, है ना, ये 60 डिग्री एंगल है। अब अगर ये एंगल देखें हम, ये इधर से इधर वाला पूरा एंगल, तो ये क्या हो जाएगा 360 माइनस 60, यानी कि ये 300 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये 300 डिग्री एंगल बिटवीन द वेक्टर कहें या फिर 60 डिग्री को कहें, तो कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए अपन एक स्टैंडर्ड रूल बना लेते हैं कि जब कोई दो वेक्टर को टेल से टेल मिलाया जाए, देखो बी का भी टेल है, देखो मैंने हेड और टेल के बारे में बताया, ये तो होता है हेड और ये होता है टेल, ये होता है सिर और ये होता है पूंछ। तो दो वेक्टर को जब टेल से टेल मिलाया जाए, जब दो वेक्टर को टेल से टेल मिलाया जाए, तो उनके बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है, छोटा कोण जो होता है, वो दो वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट एंगल between two vectors when they are connected via tail to tail, they are connected with tail to tail, टेल से टेल जुड़ी होनी चाहिए, टेल टू टेल, यानी कि दोनों की पूंछें आपस में जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जब दो सदिशों को टेल से टेल जोड़ा जाता है तो उनके बीच का सबसे छोटा कोण, दो सदिशों को पूंछों से जोड़ा जाता है, तो उनके बीच का छोटा कोण, जो छोटा कोण होता है, स्मॉलेस्ट एंगल होता है, वो क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर होता है। What will happen if angle is more than 180 डिग्री? देखो एंगल मोर देन 180 डिग्री हो सकता है, नहीं हो सकता, इस पे अपन बात करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, देखो लेट्स टेक सम एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पे मान लो दो वेक्टर है, ये एक कोई वेक्टर है और ये कोई दूसरा वेक्टर है, मान लीजिए ऐसे, ये कोई दूसरा वेक्टर है ऐसे। अब यहाँ पे ये अगर मैं
एंगल देखूं, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल है मान लो कोई 30 डिग्री, तो क्या ये एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा या ये एंगल बिटवीन द वेक्टर कहलाएगा? सर 120। जैसे ये 30 डिग्री है, तो अब ये एंगल अगर निकालूं तो ये आता है 150 डिग्री, है ना, 180 में से 30 गया, 150 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे कौन सा एंगल कंसिडर होगा, ये एंगल होगा या ये एंगल होगा? बता सकते हो? विच विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर? 30 वाला। 30 वाला होगा? नहीं, यहाँ पे 150 वाला एंगल बिटवीन द वेक्टर कहलाएगा, 30 वाला नहीं कहलाएगा। इसका कारण समझिए। क्यों? क्योंकि आपने टेल से टेल जब मिलाया है तो एंगल बिटवीन द वेक्टर होना चाहिए ना। ये जैसे ए है, ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब आप बोलोगे कि भाई 30 डिग्री वाला क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों वेक्टर के बीच में नहीं है। अब देखो ऐसा क्यों है, जैसे ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर यहाँ पे है, तो इसको मैं यहाँ पे जब लाऊंगा ना, तब ये हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल, किसमें? ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे जो बी वेक्टर है उसकी तो हो गई हेड, और ए वेक्टर हो गया उसका तो हो गया टेल। तो ये 30 डिग्री जो एक्चुअल में क्या है, बी का जब हेड ए के जब टेल से मिलेगा तब हमें एंगल 30 डिग्री मिलेगा। लेकिन अगर हम ए और बी की दोनों की टेल से टेल मिलाए तब हमें एंगल कितना मिलता है? 150 डिग्री मिलता है। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर कौन सा होगा? 150 डिग्री होगा, ना कि 30 डिग्री होगा। यहाँ पे हम बी को एक्सटेंड कर सकते हैं आराम से। देखो जैसे ये ना, ये बी का एक्सटेंशन इस तरह से हो सकता है। ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर को ऐसे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ये बी वेक्टर हो सकता है। तो बी वेक्टर का हेड और ए वेक्टर का क्या है? टेल है यहाँ पे। हाँ, यस। तो यहाँ पे 150 जो है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर है। मैं आगे और एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मान लो दो वेक्टर लिए हमने, एक तो लिया इस डायरेक्शन में ऐसे, और एक ले लिया इस डायरेक्शन में ऐसे। देखो अभी हमने रूल क्यों सीखा? रूल इसलिए सीखा क्योंकि तुमने एंगल किसको मान लिया था? 30 डिग्री को मान लिया था। 30 डिग्री एक्चुअल में एंगल नहीं है। एंगल कौन सा है? 150 डिग्री। जैसे ये वाला एग्जांपल और देखो, इस केस में मान लो ये जो एंगल है, ये एंगल है 120 डिग्री। तो क्या मैं एंगल बिटवीन द वेक्टर अगर बोलूं तो 120 डिग्री को बोल सकता हूँ? यहाँ पे 120 डिग्री जो है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं होगा। मान लो ये कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर कोई बी है, तो ये जो एंगल है वो 120 डिग्री हमारा यहाँ पे एंगल नहीं होगा। इस केस में अगर एंगल निकालना है तो हमें क्या करना होगा? हमें इस वेक्टर को, वेक्टर ए जो है, इसे आगे की ओर एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। देखो वेक्टर को आगे की ओर एक्सटेंड करती हो ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन अभी भी वही है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वही है। इसको मैं थोड़ा सा आगे की ओर एक्सटेंड कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने एरो को शिफ्ट किया है, मैंने एरो को ऐसे बढ़ाया नहीं है, उसकी लेंथ को इंक्रीज नहीं किया है। लेंथ इंक्रीज करते तो क्या हो जाता? उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता। हमने मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ाया, हमने क्या किया? उसको थोड़ा आगे की ओर शिफ्ट कर दिया है। तो अब देखो, अब ए को आगे की ओर शिफ्ट किया तो ए यहाँ पे आ गया। अब ये ए का हेड है, ये ए की टेल है, ये बी का हेड है, ये बी की टेल है। अब यहाँ पे जो रूल था, रूल क्या था कि जब दो वेक्टर को टेल से टेल कनेक्ट किया जाता है ना, तो यहाँ पे देखो ये रही बी की टेल और ये रही ए की टेल। अब बी और ए की दोनों की टेल ये हो गई, और इनके बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल है ये कितना हो जाएगा? 180 में से 60 डिग्री चले जाएंगे, तो ये हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर कहलाएगा। लेकिन ये एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में? तो 60 डिग्री जो है, सर रिपीट करना सर, हाँ रिपीट करना। हाँ, कौन सा वाला? ये आपने बताया तो अभी वाला क्वेश्चन, हाँ, इसमें क्या हुआ? इसमें देखो सर ये 60 डिग्री वाला कैसे हुआ? देखो 60 डिग्री वाला कैसे हुआ? अगर मैं 120 डिग्री एंगल जो ले रहा हूं, इसमें हो क्या रहा है? इसमें बी का तो क्या है? टेल है, और ए का हेड है, ये दोनों मिल रहे हैं ना।
हमारा रूल क्या था, रूल हमने ये डिसाइड किया था कि जब टेल से टेल मिलता है ना, जब पूंछ से पूंछ, हमें दो वेक्टर की जब पूंछ से पूंछ मिलाएंगे, पहला तो ये काम करो ना कि आप वेक्टर की पूंछ से पूंछ मिलाओ, उसके बाद में अपन एंगल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इस वेक्टर की टेल और इस वेक्टर का हेड मिल रहा है, तो इस वेक्टर की टेल के साथ इस वेक्टर की टेल अगर मिलानी है तो इस वेक्टर को अपन को आगे की ओर एक्सटेंड करना होगा। अब देखो ये ए वेक्टर जो है, ये इसकी टेल यहाँ पे आ गई। अब देखो ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर की टेल टेल, टू टेल मिलाना है हाँ टेल सर, टू टेल, जिसमें टेल टू टेल मिला होगा वही वेक्टर सही होगा। हाँ समझ में आ गया। हाँ देखो सौम्य बाबू, वेक्टर को जब एक्सटेंड कर रहे हैं, अब तुम्हें कोई धक्का दे, मान लो वेक्टर एक्सटेंशन का मतलब क्या है, जैसे तुम्हारे ऊपर कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, तुमने जो सवाल पूछा है कि वेक्टर को एक्सटेंड कर रहे वेरिएंस ही है वगैरह वगैरह, तो तुम्हें जब कोई धक्का देता है तो तुम्हें तो एक कोई हाथ लगा के धक्का दे रहा है 10 न्यूटन का, और तुम्हें कोई एक बांस के डंडे से कोई 10 न्यूटन का धक्का दे रहा है। तो इस केस में 10 न्यूटन तो तुम्हें दोनों केस में लगेगा। बांस का अगर कोई लकड़ी बहुत लंबा लगा के तुम्हें धक्का दे या तुम्हें हाथ से धक्का दे, तो दोनों केस में तुम्हें 10 न्यूटन का धक्का लगने वाला है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में तो तुम्हारे जस्ट पास में आ रहा है, जैसे इसको समझ रहे हो आप लोग, ये जो केस है कि एक्सटेंशन कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, जैसे ये मान लो है सौम्य बहादुर, तो सौम्य बहादुर को यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई इधर से धक्का दे रहा है 10 न्यूटन का, है ना, यहाँ पे कोई पास में ही खड़ा था और 10 न्यूटन का धक्का दे रहा है। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है, सौम्य बहादुर को धक्का देने के लिए कोई बांस का डंडा लेके है, बांस का डंडा लेके आया ऐसे, और बांस का डंडा लाके अब जो है यहाँ पे 10 न्यूटन का धक्का दिलवा रहे हैं इसको, है ना, देखो 10 न्यूटन का धक्का अब यहाँ पे दिलवा रहे हैं ऐसे ही। अब धक्का तो 10 न्यूटन ही लगेगा ना। अब यहाँ पे अगर मैं 10 न्यूटन का धक्का लग रहा हूँ, तो ये जो मान लो अपना सौम्य बहादुर है, इस सौम्य बहादुर को पहले भी 10 न्यूटन का धक्का फील हुआ और अभी भी 10 न्यूटन का धक्का फील हुआ। अगर ये मान लो यहाँ पे दीवार पे खड़ा होता तो डेफिनेटली नीचे की ओर गिर जाता 10 न्यूटन का धक्का पाके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसको समझना आप, 10 न्यूटन का एरो यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं हो गया क्या, ये 10 न्यूटन का एरो यहाँ से यहाँ जब शिफ्ट हुआ है तो एक तरह से क्या किया हमने, इसको शिफ्टिंग की है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, जैसे ये एरो यहाँ से यहाँ आ जाए या फिर यहाँ से ये यहाँ आ जाए, तो वेक्टर की जो नेचर है उस पर कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें या पीछे बढ़ा दें, लेकिन इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अभी देखो क्या है, वही है, अभी भी इसका डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नीट्यूड इस तरफ है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो वेक्टर कनेक्टेड होना नॉन कनेक्टेड होना उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे देखो अभी क्लास का टाइम हो चुका है, तो मैं अगली क्लास में इस पे और अपन डिस्कशन करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और 10 मिनट बाद अपनी जो केमिस्ट्री क्लास है उसके लिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन और डिस्कशन करेंगे यहाँ से आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, 10 मिनट बाद केमिस्ट्री क्लास में वापस रिज्वाइन कीजिए, जो भी लिंक दे रखा है।